ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ की बात कर रहा था। वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फोर्थ के बारे में कैलकुलेट करना है। एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी न्यूमेरिकल की हेल्प से कि कैसे करते हैं। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में आपको इन चारों कंपाउंड्स को मिला के केमिकल रिएक्शन बनाना है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, BaCl2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। BaCl2 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लिख दो नीचे लेमडा नॉट एम किसका निकालना है, BaCl2 का कैलकुलेट करना है, राइट। समझ में आ रहा है। उसके बाद NaOH का पता है क्या, होना चाहिए पता है, बाकी सबका पता होना चाहिए। तो +2 इंटू लेमडा नॉट एम किसका, NaOH का। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो लिखा जाएगा लेमडा नॉट एम बेरियम हाइड्रोक्साइड +2 इंटू लेमडा नॉट एम ऑफ NaCl। तो देखो आपको इसका निकालना है, लेमडा नॉट एम आपको निकालना था बेरियम क्लोराइड का। NaOH का दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। NaOH का गामा दिया हुआ है तो 2 गामा हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है क्या, बिल्कुल अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा हो जाएगा। प्लस NaCl का भी दिया हुआ है बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। तो अगर आपसे पूछा है लेमडा नॉट एम BaCl2 का, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये आएगा अल्फा +2 बीटा -2 गामा। अब उनका जो भी वैल्यूज होगा वो पुट कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को भी इसी लॉजिक से करते हैं ना, बहुत आसान होता, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना हमने पहले किया, बट दोनों तरीके बताने जरूरी थे इसलिए बता दिए। ठीक है, चलिए। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, आई होप क्लियर हुआ। उसके बाद यस सर। जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट से समझना आप थोड़ा लॉजिकल हो गए। फाइंडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर उसको अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं मैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है एसिटिक एसिड, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, एसिडेट एंड अल्फा का डिसोसिएट हो जाता है तो ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा। ये T=0 पे था, ये इक्विलिब्रियम पे था, ये हम जानते ही हैं। चलिए मान लीजिए हम, क्योंकि कोलरस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम इन्फिनिटी पे ही बात करेंगे। हम बात करेंगे सीधा लेमडा नॉट एम इन्फिनिटी पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए एसिटिक एसिड का, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेमडा नॉट एम ड्यू टू एसीटेट एनाइन प्लस लेमडा नॉट एम ड्यू टू H+। ठीक है, कोफिशिएंट भी 1 1 था तो ऐसा होगा। इतना क्लियर होता है। चलिए, अच्छा लेमडा नॉट एम तो ऐसे निकालेंगे। मान लो आपसे पूछा जाए कि यार आप लेमडा एम निकालिए एसिटिक एसिड का, तो लेमडा एम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, 1000 × K/m होता है, ये आप जानते हैं, राइट। आप जानते हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों पता है तो क्या आप अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा के लिए क्या करना पड़ता है, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम करना पड़ता है। अल्फा भी पता चल गया। और अगर अल्फा पता, देखो ऑर्डर में चल रहा हूँ, पहले लेमडा नॉट एम पता चला ये, फिर लेमडा टाइम पता चला, फिर अल्फा पता चला। ठीक, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, C∝² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। सी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, अल्फा आपने अभी निकाला है तो इसका मतलब के भी आप निकाल सकते हैं, तो आपको के भी पता चल गया, सब कुछ पता चलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है ये वाला लेमडा एम की बात कर रहा हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। आपने लेमडा एम एसिटिक एसिड लिखा है यहाँ पे, तो ध्यान रखना जो के आएगा, ये के भी किसका आएगा, एसिटिक एसिड का। अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला है, मैं यहीं से बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि के जो होता है ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो के होता है वो होता है के ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट प्लस के ड्यू टू वाटर। ये मैंने क्लियरली बताया था, राइट। हाँ, अगर अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसके सामने वाटर का के को हम कंसिडर नहीं करते, फिर हम के सॉल्यूशन इक्वल्स टू के इलेक्ट्रोलाइट बोल देते अगर स्ट्रॉन्ग है तो। बट अगर वीक है तो दोनों लेना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में हमने के एसिटिक एसिड लिखा है, यहाँ पे मैंने के एसिटिक एसिड लिखा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लिखा। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा कि उसमें से वाटर को हटाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सर। स्टेप जो है वो लेमडा एम वाला है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बट आई थिंक क्लियर होता है। ये एक तरीका है इसका, थोड़ा लॉजिकल है। दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, मेथड 2 की बात करते हैं। ये समझना ऐसा कोई, ये जो लो है, जो सेकंड मेथड है थोड़ा सिंपल रहेगा, ये एक लाइन में हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए ये वीक एसिड है, आपको पता है कि ये वीक एसिड है, और आपको इतना भी पता है कि इसमें से क्या है, सी अल्फा होती है। क्या मैं देखो कैसे बोल रहा हूँ, ये वीक एसिड है मुझे पता है, मैं इस वीक एसिड को, मैंने बोला कि एसिटिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने ऐसा बोला कि इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेता हूँ, मैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेता हूँ। जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानूंगा तो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन सी नहीं मानूंगा, अब मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ सी अल्फा। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहता तो आप क्या लिखते, ऐसा लिखते उसको केटाइन और एनाइन में, और आप बोलते कि यार अगर ये सी अल्फा है तो ये तो पूरा चले जाएगा, ये भी सी बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा, ऐसा ही बोलते राइट, हाँ अगर स्ट्रॉन्ग सर। होता तो। आप खुद सोचिए, यहाँ पे भी आपको एसिडेट एनायन सी अल्फा मिला, H प्लस सी अल्फा मिला, और जब आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे थे तब भी आपको एसिडेट सी अल्फा मिल रहा था, H प्लस सी अल्फा मिल रहा था। मतलब आप इस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, बट ध्यान रखना concentration चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा मानना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब आप सोचो, हो गया सी बात, अल्फा वन हो गया, और जैसे अल्फा वन हुआ आपको पता है वो क्या होता है, अल्फा जो होता है वो लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम, और आपको पता है सर अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो लेमडा नॉट एम। यस, आपने जो लास्ट बोला कंडीशन, वो उस समय में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है मैं रिपीट करता हूँ वापस से। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप देखो सिर्फ मानना है, ऐसा होता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हम्म, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मानना है। एक वीक को जैसे मान लो आपको वो बोला कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 40% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना, आपको बोला कि हाँ यार एक वीक है उसका कॉन्सेंट्रेशन 5 था, है ना, और वो और 5 में से 20% मतलब 5 में से 1 ही डिसोसिएट हो रहा है, आप ऐसा बोलोगे। बट मैंने उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करके मैंने बोला कि वीक नहीं है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट उसका हाँ, कॉन्सेंट्रेशन 5 नहीं है, 1 ही है। तो आप खुद सोचिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मैंने बोल दिया 1 कॉन्सेंट्रेशन है तो 1 से 1 ही मिलेगा सब कुछ, यस सर। राइट, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड लिया गया था ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने सी माना था, और जब इसको मैंने स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया आयन सी अल्फा मिल रहे थे, और अब अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग मान रहे हो आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन के आयन मिल रहे हैं तो लेमडा एम भी सेम मिलेगा आएगा, बट चेंज देखो कैसे किया हमने। चलिए आई होप क्लियर हो रहा है ये हमें। जैसे आपको पता चला आपने एसिडिक एसिड को स्ट्रॉन्ग माना, अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, अल्फा इक्वल टू 1 हुआ तो लेमडा नॉट एम और लेमडा इक्वल हो गया। और अब आप लेमडा नॉट एम कैसे निकालेंगे, लेमडा नॉट एम हम आसानी से निकाल सकते हैं लेमडा नॉट एम ऑफ एच प्लस प्लस लेमडा नॉट एम ऑफ एसिटेट एनायन, वो आपको दिया हुआ रहेगा, ये सब दिया हुआ रहेगा, इससे आप लेमडा नॉट एम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आप देखो, आपको ये भी पता है कि लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम का फॉर्मूला होता है के ड्यू 1000 डिवाइडेड बाय एम आता है, कॉन्सेंट्रेशन आता है। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं, मुझे इतना बता दो बस, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं, 1000 के नीचे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं मैं, 1000 के नीचे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा जाएगा, आप खुद सोचिए। आपने ये सेकंड केस चल रहा है, जब आपने उस वीक को स्ट्रॉन्ग मान लिया था तो पहले वीक में कॉन्सेंट्रेशन सी था, स्ट्रॉन्ग में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया था, सी अल्फा हो गया था, तो अब ये सी अल्फा हो गया। समझ में आ रहा है हाँ क्या बोल सर। रहा हूँ मैं, और ये दोनों यस। इक्वल है, और ये दोनों जो आपने निकाला इक्वेशन तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो पूछा है वो मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप वीक को स्ट्रॉन्ग मान रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखो लेमडा नोट एम और लेमडा एम दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही होगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग मान लिया तो, ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले लिख दो, उनको इक्वल कर दो बस। बट कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना, लेमडा एम के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन आता है, कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना, सी नहीं होगा, सी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्लियर हो रहा है तुमको, हाँ क्वेश्चन सर। करेंगे लास्ट में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस सर। सर आप उसके एक मिनट बाद जो मेथड थर्ड वन दिखा एप्लीकेशन सकते है, हो? वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, हाँ मेथड वन जो, अच्छा मेथड वन बताना है।
मेथड 1 जो था वो नॉर्मल, उसमें मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, उसमें मैं 1 बाय 1 चला, मुझे क्योंकि के चाहिए था, तो के निकालने के लिए मुझे अल्फा पता होना चाहिए वाला फॉर्मूला, और इस वाले फॉर्मूले में दोनों अलग अलग है। लेमडा नॉट एम का फॉर्मूला आज हमने पढ़ा कोलरास लो, तो दोनों से निकालेंगे और पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट। अलर्ट रहना है, जब भी आप लेमडा एम निकाल रहे हो तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि के जो आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट आएगा, और क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन का दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से आपको वाटर का माइनस करना है। मैं ये बोलना चाह रहा था तुम्हें, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, दो केसेस हो गए। थर्ड एप्लीकेशन है केएसपी कैलकुलेट करना। अब देखो, आपको पता है, सिंपल सी बात है, एजीसीएल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड होता है। मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी एस है, सॉल्युबिलिटी होता है ये, तो एजी प्लस क्या एएसपी एस स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। एक ये तरीका हो गया, बट आपको सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली मिले तब ना, ये तो नॉर्मल तरीका है, ऐसे तो आप आयनिक में निकालते हैं ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में केएसपी आप ऐसे निकालते हैं। यहाँ हाँ पे कैसे सर। कैसे कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मान लीजिए एजीसीएल है, आप इस एजीसीएल को मान रहे हो 100% डिसोसिएटेड, जैसा हमने पहले वीक को स्ट्रॉन्ग माना था, आप इसको 100% डिसोसिएटेड मान लीजिए। हाँ, जैसे आप इसको 100% डिसोसिएटेड मानेंगे, आपको ये मानना है कि जो एजीसीएल है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऐसे। तो आप खुद सोचिए, अगर एजीसीएल 100% डिसोसिएटेड है तो उसे एजी प्लस और सीएल माइनस मिलेगा, तो आप बोलोगे अगर ये एस था तो ये जीरो हो जाएगा, ये एस बनेगा, ये भी एस बनेगा, सिंपल। अब देखो सब कुछ सेम हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको, क्योंकि 100% डिसोसिएटेड माना था, तो लेमडा एम और लेमडा नॉट एम दोनों तो सेम ही है आपके लिए, ठीक है। लेमडा, अब दोनों को कैसे निकालेंगे, लेमडा एम कैसे निकालेंगे, सॉरी लेमडा नॉट एम कैसे निकालेंगे, लेमडा नॉट एम ड्यू टू एजी प्लस प्लस लेमडा नॉट एम ड्यू टू सीएल माइनस, ऐसे निकालेंगे। एजी प्लस और सीएल माइनस का लेमडा नॉट एम दिया होगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो लेमडा एम का फॉर्मूला भी लिख दो, ये कैसे लिखेंगे आप, ये आपको पता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एस है यहाँ पे, तो एस लिखना है। हाँ, के क्या लिखना है, के ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, फिर से बोल रहा हूँ, के ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लिखना है यहाँ। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए या पूछिए, कुछ डाउट है? नो सर। सुनाई दे रहा है? हाँ जाना सर। पड़ता वापस मुझे जूम पे की कहीं सुनाई दे रहा नहीं, चलो ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, एक केस पे निकालने का तरीका आयनिक से आता है, जहाँ पे ऊपर लिखा मैंने केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर, कुछ दिमाग नहीं लगाया वहां पे हमने, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली दिया हुआ था तो ठीक है। सॉलिबिलिटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, सॉलिबिलिटी नहीं दिया होगा तो लेमडा एम देगा, मोलर कंडक्टिविटी देगा, तो मोलर कंडक्टिविटी से ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉलिबिलिटी निकालेंगे, और सॉलिबिलिटी निकालने के बाद में फिर केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर लगा के केएसपी भी निकाल लेंगे। ये समझ में आ रहा है? हाँ, एजीसीएल जो था एजी प्लस और सीएल माइनस था, तो यहाँ पे केएसपी एस स्क्वायर आ रहा था। आपको पता है 4s क्यूब भी होता है, राइट, डिपेंड करते हैं, वो भी आना चाहिए आपको। चलिए, ये होता थर्ड। उसके बाद वाटर की बात करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट के डब्ल्यू। आप ध्यान से देखना, अगर आपको के डब्ल्यू निकालना है वाटर का, तो के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू तो एच प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, मतलब एच प्लस और OH माइनस पता होना चाहिए। तो मान लीजिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो सी में से अगर ये सी अल्फा डिसोसिएट होता है तो ये सी अल्फा मिलेगा, ये सी अल्फा मिलेगा। तो आप खुद बताओ कि के डब्ल्यू आपको क्या मिला, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा और OH माइनस का भी सी अल्फा, ये हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, लेंगे पूरे चैप्टर में अल्फा निकालने का एक ही तरीका है, वो है लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम। दोनों को निकालेंगे, लेमडा एम के लेमडा नॉट एम तो ये तो निकालेंगे कोलरास लॉ से, और लेमडा एम कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कौन से वाटर आएगा, ठीक है, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन जो सी है वो तो आप उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखो, लेमडा एम आपको पता
चल गया नोट एम कैसे निकालेंगे, लेमडा नोट एम ऑफ प्लस प्लस लेमडा नोट एम ऑफ ओएच माइनस, लेमडा एम पता चल गया, लेमडा नोट एम पता चल गया, अल्फा पता चल जाएगा, और अल्फा पर इसे समझने में, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आप वही इक्वेशन वापस से लिख दीजिए कि H2 डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में। आपको पता है कि ये सी था, सी में से मान लीजिए X डिसोसिएट हो गया, ये X बन गया, ये X बन गया। अब आप सेकंड मेथड में हमेशा क्या कर रहे थे, वीक को स्ट्रॉन्ग मान रहे थे आप। तो H2O को आप मान लो H2O को आप 100% डिसोसिएटेड मान लो, बट H2O का कॉन्सेंट्रेशन अब आपको C नहीं मानना। अब H2O का कॉन्सेंट्रेशन आपका हो गया X हो गया, क्योंकि अब अगर आप देखें कि H2O स्ट्रॉन्ग है, उससे H प्लस और OH माइनस मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर X था, H2O का कॉन्सेंट्रेशन अगर X था, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी X बनेगा, ये भी X बनेगा। तो देखिए पहले जो मिल रहा था अब जो मिल रहा था, क्या दोनों सेम है? मतलब आपने सही एज्यूम किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए, जैसे ही इतना पता चला, आपने 100% माना, आपको पता चल गया कि ये लेमडा एम और लेमडा नोट एम तो सेम होगा क्योंकि अल्फा तो 1 है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला निकाल के दोनों को इक्वल कर देना है बस। तो लेमडा नोट एम को कैसे निकालेंगे, लेमडा नोट एम निकालेंगे फिर से, लेमडा नोट एम ड्यू टू एच प्लस प्लस लेमडा नोट एम ड्यू टू OH माइनस करेंगे। और लेमडा एम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी है के ड्यू टू H2O इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे एक्स, सी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और दोनों को इक्वल कर देना है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देना है। कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बट अगर किसी एक को ही समझे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अगर आप सेकंड वाले मेथड से चल रहे तो सबको उसी से सॉल्व कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट वाले से चल रहे तो उसी से सॉल्व करोगे, ठीक है। मिक्स मत करना कभी भी दोनों को, क्योंकि कंसंट्रेशन में कंफ्यूजन होगा फिर, जब सब कुछ पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था फोर्थ एप्लीकेशन। आई थिंक मोबिलिटी का मीनिंग तो क्लियर है कि कितना मूव करेगा वो। अब मूव कौन करेगा, कैटायन। तो पूछ सकता है कभी भी क्वेश्चन में कि एक कैटायन है, इतने टाइम बाद वो कैटायन उस इलेक्ट्रोड से कितना डिस्टेंस पे होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके लिए मतलब मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया। तो देखो, आयनिक मोबिलिटी जो होता है उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले देखो, सबसे पहले वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिया हुआ रहेगा या हो सकता है पूछा जाए, जो भी है इसमें जितने भी वेरिएबल है, कुछ दिया हुआ रहेगा कुछ पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी u है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा, जो इलेक्ट्रोड के बीच में है, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी डिस्टेंस है, राइट। जैसे 10 मैंने बोला सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज होगा, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने का तरीका हो गया v/d, और वेलोसिटी क्या है, u मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिवाइड कर देंगे तो म्यू मिलेगा, जो कि आयनिक मोबिलिटी है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक हाँ है। सर। आयनिक मोबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो चलो देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आयनिक मोबिलिटी है पे, जो आयनिक मोबिलिटी है वो भी डिपेंड करता है मोलर कंडक्टिविटी पे। इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1/f। एफ क्या है, एफ फेराडे है, ध्यान रखना। एफ क्या है, फेराडे। और फेराडे इसका वैल्यू कितना होता है, 96500। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कभी लेमडा एम दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हैं, इसे डायरेक्टली आप इससे आयनिक मोबिलिटी निकाल सकते हैं। सिर्फ म्यू ही नहीं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट, मतलब इन्फिनिटी पे आयनिक मोबिलिटी कितना होगा, वो क्या होगा, 1/f इंटू लेमडा नॉट एम हो जाएगा, वहां पे लेमडा पे भी नोट लग जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो म्यू पूछ सकता है, म्यू नॉट पूछ सकता है, फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए अगर लेमडा एम दिया हुआ है तो, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के, ठीक है। चलिए, मोबिलिटी की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कौन से आयन
अब देखो आयंस की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कैटायन में जिसका मोबिलिटी होता है वो होता है H+। H+ सबसे लाइट है और एनायन में OH- का मोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलो वही पॉइंट, उस पॉइंट को बाद में आएंगे। पहले मैं बता रहा हूँ कि H+ का मोबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है। एक क्वेश्चन है, उसमें आप पहले वाला जो रो है उसको ध्यान से देखो। वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और लास्ट वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास H+ है, हाइड्रोनियम आयन है। एक्चुअली कैसे H+ मूव करता है वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, ये H+ यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये H+ यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। सेकंड वाले पे जैसे सेकंड ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ पे मतलब H+ आ गया, पहले वाले पे चला गया। जैसे सेकंड पे आता है, सेकंड से आ गया, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये H+ यहाँ से निकल के इधर H+ मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे मॉलिक्यूल पे दूसरे से करेगा, मूव कर सकता है, उसका मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। OH- कैसा करता है, OH- क्या करता है, जैसे ये 3 H2 मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, OH- लास्ट में रखा हुआ है, ये OH- करता क्या है, पहले इस H+ को निकालेगा यहाँ से, जैसे H+ को निकालेगा खुद बन गया वाटर, अब है ना, खुद बन गया वाटर। और फिर ये क्या करेगा, फिर से H+ को निकालेगा दूसरे मॉलिक्यूल के, तो खुद बन जाएगा वाटर, और इस मॉलिक्यूल को बना देगा OH-। फिर ये OH- फिर से इस H+ को निकालेगा। तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि OH- मूव कर रहा है, पहले OH- यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये OH- का मूवमेंट हो गया। OH- भी हल्का होता है एनायन में, तो इसका मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट है फाइनली, जो मैंने अभी डायग्राम या जो भी स्ट्रक्चर बना के बताया, उसका कंक्लूजन यही है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ H+ एंड OH- आयंस इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, बोल सकते हैं कि मैक्सिमम होता है। कैटायन में सबसे ज्यादा H+ का है और एनायन में OH- का है। और क्योंकि आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, और अब मैंने बताया था कि आयनिक मोबिलिटी जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है लेमडा एम पे। अगर आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है तो लेमडा एम भी ज्यादा होगा, इसलिए लेमडा एम जो है वो बहुत ज्यादा होता है H+ और OH- के लिए। यूज करना है इस पॉइंट को, लेमडा एम बहुत ज्यादा होता है H+ और OH- के लिए, और आयनिक मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए। सर आयनिक मोबिलिटी हाँ, देखते समय वो हाइड्रेशन सब नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, हाइड्रेशन ये सब नहीं देखेंगे। देखो आयनिक मोबिलिटी के लिए वैसे यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी, देखो वो जो हाइड्रेशन जब हम देखते हैं ना, तो आयनिक मोबिलिटी का वो ऑर्डर पूछता है वहां पे, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे यस वैल्यू सर। पूछ रहा है, आयनिक मोबिलिटी का वैल्यू म्यू कितना होगा, तो वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और रिलेशन पूछता है कि किसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा, तो फिर आप वो नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हाइड्रेशन वाला लगाते हैं। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट इस चैप्टर में जो आता है वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इसमें फिर से आ गया। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, आपके पास एक टाइट्रेट है। देखो टाइट्रेट क्या होता है, टाइट्रेट जो होगा वो अननोन सॉल्यूशन है, जिसके बारे में आपको पता करना है, जो नीचे रखा हुआ है, नीचे जो है वो टाइट्रेट है, जिसको करना है कि हाँ यार इसका कंडक्टिविटी क्या होगा वो पता रहेगा। नॉन सॉल्यूशन है, उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, कंडक्टिविटी क्या होगा सब पता है आपको। ऑब्वियस सी बात है, टाइट्रेशन है तो एसिड बेस की, क्लियर है, बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा हमने नॉर्मल टाइट्रेशन में होता था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक इंस्टेंट पे हम कंडक्टेंस को मेजर करेंगे, हर एक इंस्टेंट पे। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टेंस चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन चेंज हो रहे हैं। कंडक्टेंस आयन की वजह से ही है, जहां पे ज्यादा आयन मिलेंगे वहां पे ज्यादा कंडक्टेंस मिलेगा। या फिर बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है उससे कंडक्टेंस ज्यादा मिलता है, वीक से कम मिलता है। बस यही सब पॉइंट है जिससे ग्राफ आपको समझना है। फिर से वही पॉइंट आ गया, कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड OH- इज वेरी हाई, आपको पता ही है। तो चलिए टाइट्रेशन का पहला कर्व स्टार्ट करते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है इस सेटअप में, क्या हो रहा है। सबसे नीचे डायग्राम देखिए, HCl है आपके पास, NaOH आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो उसमें। आप खुद सोचिए, HCl है आपके पास और आप NaOH ऐड कर रहे हो,
और बनेगा क्या, NaCl बनेगा। आप खुद सोचिए, आपने NaOH ऐड नहीं किया अभी, सिर्फ सॉल्यूशन में HCl है। अगर सॉल्यूशन में HCl है तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि H प्लस और Cl माइनस है, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप खुद सोचिए, सॉल्यूशन में HCl है मतलब सॉल्यूशन में H प्लस है, बहुत ज्यादा H प्लस है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अगर बहुत ज्यादा H प्लस है सॉल्यूशन में तो लेमडा एम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको पता है कि लेमडा एम H प्लस और OH माइनस का मैक्सिमम होता है। तो अगर सॉल्यूशन में H प्लस है तो लेमडा एम जो है वाई एक्सिस पे जो ग्राफ लिया है वो सबसे ऊपर होगा, पीक होगा, तो ऊपर से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। जब आपने NaOH ऐड भी नहीं किया था, जीरो, तब लेमडा एम क्या मिला, मैक्सिमम मिला। क्यों, क्योंकि H प्लस था सॉल्यूशन में। अब आप खुद सोचिए, जैसे जैसे आप NaOH ऐड कर रहे हो, आप एक बेस ऐड कर रहे हो, वो बेस क्या करेगा, उस H प्लस को कंज्यूम करेगा, उस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो लेमडा एम भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो ये लेमडा एम धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे पहुंच गया। इतना समझ में आएगा, ये बताओ पहले मुझे। हाँ तो लीनियर होगा डिक्रीज। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो स्ट्रॉन्ग के केसेस में लीनियर आता है और जो वीक टाइम लीनियर आता है, राइट, बताया था मैंने। वीक के हाँ केस में हाँ, एक्सपोनेंशियल यस जैसा आता सर। है। ठीक है, चलिए। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले सिर्फ प्योर HCl था तो उसमें H प्लस होता है, H प्लस की वजह से लेमडा एम बहुत ज्यादा होगा, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट किया। जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे, टाइम जैसे जैसे स्पेंड होगा, NaOH ऐड करते रहोगे, वो NaOH क्या करेगा, उस H प्लस को कंज्यूम करता रहेगा, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम करता रहेगा। तो अगर H प्लस कम हो गया तो लेमडा एम भी कम होगा। अब एक टाइम आएगा जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जितना HCl था सॉल्यूशन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, जितना HCl था पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। आप खुद सोचिए, तो सॉल्यूशन में HCl तो है नहीं, वो तो खत्म हो गया। आप NaOH ऐड कर ही जा रहे हो, आप NaOH ऐड कर रहे हो मतलब आप इनडायरेक्टली OH OH माइनस ऐड कर माइनस। रहे हो। एग्जैक्टली, और आपको पता है कि OH माइनस ऐड करते रहने से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और लेमडा एम भी बढ़ता रहेगा। तो लेमडा एम यहाँ से फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले डिक्रीज क्यों हुआ, पहले डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हुआ। फिर बाद में इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए आई होप क्लियर हुआ। सिंपल सा ग्राफ है। फाइनली पैटर्न ध्यान रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे मैच दो कॉलम में कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का इसका ग्राफ कौन सा होगा। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। फिर है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका लॉजिक में समझा देता हूँ पहले आपको। वीक एसिड मतलब मान लीजिए एसिटिक एसिड था आपके पास और आप उसमें NaOH ऐड कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH आप ऐड कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास पहले एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड से H प्लस तो मिलता है, बट क्या H प्लस बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता क्योंकि ये वीक है। जितना HCl H प्लस दे रहा था पहले उतना एसिटिक एसिड तो नहीं देगा ना, कम देगा H प्लस। तो अगर H प्लस कम है तो लेमडा एम भी कम ही होगा, मतलब थोड़ा नीचे रहेगा। तो ठीक है, थोड़ा नीचे मतलब कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा नीचे रहेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे बेस ऐड कर रहे हो। अब धीरे धीरे जब आप बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और बनेगा सॉल्ट। ये बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। आप मेरे को बताइए, भले ही सॉल्ट बना वो भी तो स्ट्रॉन्ग है, आप खुद सोचिए सॉल्ट तो कैसे बना, वो तो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। अब ध्यान से देखना, पहले आपके पास सिर्फ सिर्फ एसिटिक एसिड था जिससे H प्लस बहुत कम मिल रहा था, तो लेमडा एम जो है बहुत नीचे रहेगा। धीरे 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 ये जितना भी लेमडा एम मिला ये किस वजह से मिला, बहुत ही कम H प्लस की वजह से। अब आप बेस ऐड करते जा रहे हो, जितना H प्लस था वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंज्यूम होता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे कंज्यूम होगा मतलब ये कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, कम होगा। बट आपको पता है कि जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम एसिटेट बन रहा है विच इज सॉल्ट। सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा वो। और सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो लेमडा एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैं ग्राफ को लिख रहा हूँ, एक्चुअली में कैसा दिखेगा, पहले धीरे धीरे डिक्रीज होता है फिर ये बढ़ता है यहाँ तक। डिक्रीज क्यों हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से। इंक्रीज क्यों हुआ,
सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, सोडियम एसीटेट से क्यों फर्क पड़ा उसे? क्योंकि सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो यहां तक हम पहुंचे, ये पॉइंट पे अभी तक हम पहुंचे। ये पॉइंट एक्चुअली में होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जितना एसिडिक एसिड था पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अब आप खुद सोचिए, एसिडिक एसिड नहीं है, NaOH ऐड करते जा रहे हो, NaOH ऐड करते जा रहे हो, सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा और ग्राफ जो है वहां से सीधा स्ट्रेट लाइन जैसा चल जाएगा ऊपर। ये क्यों मिला? ये मिला OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से। तो ये ग्राफ के 3 पार्ट मैंने समझाया आपको, आई होप ये क्लियर होता है कैसा बनेगा। ठीक है, आपस में बता रहा हूँ, पहले डिक्रीज क्यों हुआ? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होने से। फिर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था। ठीक है, इक्विवेलेंस पे जितना एसिड था पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अब आप जो भी ऐड करोगे वो तो बेस है, और बेस ऐड करने से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो लेमडा एम भी बढ़ता रहेगा। सेकंड ग्राफ था ये। थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और उसमें ऐड कर रहे हैं NaOH। तो पहले सोच के बताओ, NaOH जो भी आप ऐड करोगे वो पहले क्या करेगा? पहले जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना पूरे को खत्म करेगा, फिर वीक का नंबर आएगा। पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा ना, तो पहले तो स्ट्रॉन्ग के एक साथ रिएक्ट करेगा। मतलब पहले रिएक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड हो रहा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस जैसा हो रहा है पहले रिएक्शन। तो वह तो आपको पता ही कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कैसा होता है, बहुत ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा? धीरे धीरे कुछ ऐसा, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा आ गया, स्ट्रॉन्ग पूरा कंज्यूम हो गया। अब क्या बच गया? अब जो केस बन गया ना वो सेकंड केस बन गया, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो, तो जो अब आएगा, अब ऊपर वाला ग्राफ को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। ऊपर वाला ग्राफ क्या था? यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे जाके पीक यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर ऊपर बढ़ गया। तो मैं वापस से बना रहा हूँ, ये पीक यहाँ पे जाके कुछ, अरे यार, ये पीक यहाँ पे जाके ऐसा कुछ आया, तो इसका आया, बट आई थिंक आप लोग समझ लेना कि बनाया क्या सर ने। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जो है ये है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये है सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनसे रिलेटेड, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ का पैटर्न ध्यान रखना है। हाँ, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कुछ नया पूछ ले तो बना सकते हो। हाँ, ये देखिए, वीक एसिड और वीक बेस का देखिए। वीक एसिड और वीक बेस में आप मुझे सोच के बताइए कि ये भी वीक है, मतलब इससे भी आपको H प्लस कम मिलेगा, और NH4OH है, ये भी वीक है, पर जो भी है बनेगा तो सोल्ट ही ना। सोल्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है प्लस वाटर। आप खुद सोचिए, आपके पास सॉल्यूशन में वीक एसिड था और उसमें आप NH4OH ऐड कर रहे हो, तो मतलब सॉल्यूशन में पहले वीक एसिड मतलब H प्लस है, H प्लस भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं बहुत कम है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचना, अब जैसे जैसे वीक एसिड में आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो, सॉरी वीक एसिड में वीक बेस ऐड कर रहे हो, वीक एसिड में वीक बेस ऐड कर रहे हो, सोल्ट बन रहा है, धीरे धीरे सोल्ट बनते रहेगा, बनता रहेगा। मतलब सोल्ट बन रहा है तो आपको पता है सोल्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट आप ये भी जानते हैं कि उसका वीक बेस जो है, वीक एसिड और वीक बेस का जो रिएक्शन होता जाएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आएगा ये कांस्टेंट ऐसा मिलेगा, फिर कोई चेंज नहीं होगा लेमडा में। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं बोलूंगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये पहले इंक्रीज क्यों हुआ? पहले इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास पहले दोनों वीक थे, और दोनों वीक ऐड करने से एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जब भी स्ट्रॉन्ग बनेगा लेमडा एम इंक्रीज होगा।
जब वीक बनेगा लेमडा एम लिखना चाहिए था, NH4OH ऐड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NH4OH आएगा। चलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए। सर जितने भी इक्विवेलेंस पॉइंट थे उसके बाद ग्राफ का जो स्लोप है वो सेम ही रहेगा? लास्ट ग्राफ है पीपीटी रिएक्शन का, NaCl ऑफ NaCl एडेड, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो NaCl ऐड कर रहे हो। सबसे पहले तो क्या सिल्वर नाइट्रेट जो है ये तो बाद में, तो क्योंकि आप देखो जितने भी एग्जांपल लिया ना मैंने, उसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड आएगा ना, उसके बाद सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग ऐड करते जा रहे हो, तो जो आप ऐड कर रहे हो वो एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तो आपने डाउट पूछा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट है उसके बाद ग्राफ का पैटर्न सेम आएगा, ऐसा? हाँ बिल्कुल सेम आएगा, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो भी आपने लिया है ना, मतलब पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब वो पूरा कंज्यूम हो ही गया तो कुछ नहीं है, मतलब अब तो आप जो भी ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हो, उसी की वजह से आएगा लैम्डा। तो आप जितने भी केसेस हमने पढ़े उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से तो कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली बढ़ता रहता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है? पहले इतना बताओ। हाँ सर। ठीक है, चलिए। रिएक्शन में भी एक छोटा सा लॉजिक है बस। NaCl ऐड कर रहे हो, NaCl अभी ऐड नहीं किया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट है मेरे पास। अब सिल्वर नाइट्रेट तो एक सोल्ट है, अब सोल्ट तो 100% डिसोसिएटेड होता है, यहाँ पे Ag प्लस और नाइट्रेट है, अब मतलब केटायन है और एनायन है। आप NaCl ऐड कर रहे हो, और NaCl ऐड करने से क्या होता है, पीपीटी बनता है। पीपीटी तो आयन देता नहीं है, वो तो नीचे जमा हो जाएगा, तो पीपीटी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है लेमडा एम में। कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ठीक है, पर आप खुद सोचिए, आप NaCl ऐड कर रहे हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? आपके पास जो के पास भी एक केटायन एक एनायन था, और सोडियम नाइट्रेट के पास भी एक केटायन एक एनायन है। पहले भी क्या था, जो पहले भी दो आयन थे, अब भी दो आयन है। पहले भी स्ट्रॉन्ग था, अब भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले आपने AgNO3 लिया था, जितना मोलर कंडक्टिविटी मिल रहा था, NaCl ऐड करने से भी क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बट कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? जब तक सिल्वर नाइट्रेट पूरा खत्म नहीं हो जाता। सिल्वर नाइट्रेट जो है जब तक खत्म नहीं हो तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा। और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट खत्म हुआ पूरा, अब आप क्या करेंगे? अब तो NaCl आप ऐड करते जा रहे हो, राइट? अब NaCl आप ऐड करते जा रहे हो, अब NaCl ऐड कर रहे हो तो Na प्लस और Cl माइनस भी रहेगा सॉल्यूशन में, राइट? और सिल्वर नाइट्रेट खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम नाइट्रेट नहीं होगा, वो तो सॉल्यूशन में ही पड़ा है अभी भी, तो सोडियम नाइट्रेट तो है ही सॉल्यूशन में, अब ये रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू एक्स्ट्रा NaCl। जो NaCl आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में भी, तब इंक्रीज होगा। ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। इसमें कोई कंफ्यूजन इक्विवेलेंस बताओ। पॉइंट उसके बाद से पहले वाला ग्राफ समझाइए ना फिर से। देखिए, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या था, सिल्वर नाइट्रेट खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। समझना। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था, तो इससे क्या मिल रहा था, Ag प्लस मिल रहा था और NO3। अरे हाँ, एक मिनट रुको, मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ, उन्हें डिस्कनेक्ट हो, कुछ इश्यू है।
समझ दे रहा है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है चलिए। तो हाँ, मैं कर रहा था इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले की। तो सिल्वर नाइट्रेट था आपके पास, मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस है, मतलब एक केटायन और एक एनायन है, और जो केटायन और एनायन दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट वो स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है। आप खुद सोचिए, अगर आप NaCl ऐड कर रहे हो ना, तो NaCl ऐड करने से कोई खास चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि NaCl क्या कर रहा है, वो सिल्वर नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दे रहा है सोडियम नाइट्रेट में, और AgCl भी मिल रहा है। बिल्कुल आप सोचेंगे कि सोडियम नाइट्रेट भी मिल रहा है, AgCl भी मिल रहा है, बट AgCl का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो तो पीपीटी है, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेमडा एम में। तो आप ऐसा सोचिए, सिर्फ आपको सोडियम नाइट्रेट मिला, सिल्वर नाइट्रेट की जगह सोडियम नाइट्रेट मिला, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। पहले Ag प्लस और NO3 था, अब Na प्लस और NO3 है। पहले भी स्ट्रॉन्ग था, अब भी स्ट्रॉन्ग है। पहले भी एक केटायन एक एनायन, अब भी एक केटायन एक एनायन। लेमडा हाँ एम में सर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब पूरा का पूरा सिल्वर नाइट्रेट खत्म हो जाएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट पूरा खत्म हो गया तो NaNO3 बनना खत्म हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट तो बहुत सारा जम हो गया सोल्यूशन में, और NaCl आप ऐड करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो Na प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा फिर, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा फिर। क्लियर हो रहा है? ये यस सर। ये कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन था। अब इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो 6 या 7 न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, तो क्लियर हो जाएगा आपका वो भी जो पहले डिस्कस कर रहा था ना मैं, कि के इलेक्ट्रोलाइट क्या है, के सॉल्यूशन क्या है, सर क्या बोल रहे हैं, कैसे यूज करना है, इन सब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आप, चलो इसको मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट आप क्वेश्चन को रीड करो, क्या क्या डेटा है वो समझ लो, उसको लिख लो, फिर मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, आप उसको रीड करो पहले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। मोलर कंडक्टेंस बोला है, मतलब लेमडा एम पूछा है। क्या जानते हैं आप लेमडा एम का कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं? लेमडा एम का एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का, राइट? क्योंकि आपको एसिटिक एसिड का ही निकालना है लेमडा एम, तो आपको एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 रख देता हूँ। बट हाँ, जो के रखना पड़ेगा, के भी आपको एसिटिक एसिड का ही तो रखना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अब आपको, आपका टारगेट सिर्फ के ऑफ एसिटिक एसिड पे होना चाहिए, कि एसिटिक एसिड का आपको कंडक्टेंस कैसे निकालना है। चलिए एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता चल जाए, तो वो क्या होता है? के ऑफ एसिटिक एसिड प्लस के ऑफ वाटर। आपको पता है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मतलब एसिटिक एसिड प्लस वाटर, तो उसका जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? एसिटिक एसिड का प्लस वाटर का। तो आपको ये निकालना है, ठीक है? आपको वाटर का कंडक्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहला लाइन जो है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाटर का दिया हुआ है, मतलब अब आपका टारगेट इस पे होना चाहिए कि के एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो है उसका के निकालना है, इस पे टारगेट होना चाहिए बस, और ये दिया हुआ नहीं है। अब देखना कैसे सॉल्व करूंगा मैं। एसिटिक एसिड के बारे में कुछ नहीं दिया, बट क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा होगा तो केसीएल के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, केसीएल सॉल्यूशन के बारे में। चलिए केसीएल से स्टार्ट करते हैं, उसी से यहाँ पे आएंगे। और केसीएल तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो फॉर केसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको इतना तो पता है कि जो के होता है वो क्या होता है, मतलब CA/L होता है, ये आप जानते हैं, बता चुका हूँ ऐसा कुछ मैं। यस हाँ, सर। ये फॉर्मूला सही लिखा गया मैंने, मुझे इतना बताओ पहले, जल्दी बताओ सही लिखा है या नहीं? CLA/A आएगा, हाँ CL/A आएगा ना, हाँ वही मैं बोल रहा था। अब ठीक है? हाँ। अब ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखना ध्यान से, C/L/A को क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं सेल कांस्टेंट बोल सकता हूँ? चलिए सेल कांस्टेंट है। अब इस सेल कांस्टेंट को मैं थोड़े टाइम के लिए x मान लेता हूँ, ठीक है? तो चलो मैं इसको मान लिया, x मान लिया थोड़े टाइम के लिए। तो फॉर्मूला बना K = CX बना। C क्या है? C है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल,
केसीएल के लिए स्टडी कर रहे हो तो केसीएल का रेजिस्टेंस देखो दिया हुआ है 33.2, केसीएल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सी क्या होगा, सी हो जाएगा 1/33.2। रेजिस्टेंस से आपने कंडक्टिविटी निकाल लिया, मतलब रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल लिया, सी निकाल लिया, ठीक है। एक्स क्या है नहीं पता, हमें एज इट इज रख देते हैं। के यहाँ पे क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना, जो रेजिस्टेंस आपने निकाल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो आपने निकाला सी, अब खुद सोचिए रेजिस्टेंस किसका होता है, रेजिस्टेंस तो पूरे सॉल्यूशन का है। ये पूरा सॉल्यूशन कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अगर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है तो जो यहाँ पे के आएगा वो यहाँ पे सॉल्यूशन का ही रहेगा, ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन का ही रहेगा। कौन से सॉल्यूशन का, केसीएल सॉल्यूशन का, क्योंकि केसीएल को स्टडी कर रहे हैं, और केसीएल सॉल्यूशन का कितना है 1.16 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको x निकालना है, x कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 38.51 के आसपास मिलेगा, यहाँ से x मिल गया। केसीएल का डेटा देने का यही था कि आपको वहां से सेल कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि आपको केसीएल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एसिड एसिड से, और एसिटिक एसिड के लिए आपको क्या करना है, फिर से एसिटिक एसिड के लिए आप फिर से लिखेंगे के ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स लिखेंगे। अब आपको एसिटिक एसिड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का रेजिस्टेंस 300 दिया हुआ है, वो आप कैसे लिखेंगे, 1/, एक्स आपको पता है, अभी आपने निकाला 38.51, एक्स दोनों में सेम क्यों है, मैंने बताया था सेल कांस्टेंट, अगर सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, वो एक सेल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आप के ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन है मुझे इतना बताओ, ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, आप खुद सोचिए, आपको के ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 0.1283 मिलेगा, जो भी यूनिट है चलने दो, आपको के सॉल्यूशन मिल गया। अब मेरा काम हो गया, अब ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का के मिल गया, मतलब ये मिल गया आपको, ऊपर चलो, ये मिल चुका आपको, ये आपको मिल चुका, वाटर के बारे में आप जानते हो, तो एसिटिक एसिड भी मिल चुका फिर तो, और एसिटिक एसिड मिल गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बस लेमडा एम मिल गया जो आपको चाहिए था। बताओ समझ में आया कि नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व तो करूंगा नहीं मैं, ठीक है, मुझे तो बस बताना है कि कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, तो ये क्लियर हुआ कि कैसे अप्रोच करना है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, क्या क्या चाहिए उसको अलग अलग निकालो, स्टेप बाय स्टेप निकालो, प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा अपने आप कैलकुलेशन आपका। ये समझ में आया क्या, यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए देखो, अब एक बात फिर से बता दूं, पूरे में आप यूनिट ध्यान से देखो, ऊपर क्वेश्चन में जो यूनिट दिया हुआ है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, वो एस मीटर इनवर्स दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब जो फॉर्मूला लेमडा एम का है आपको जो यूज करना है डायरेक्टली, आप 1000 वाला यूज मत करो, कौन सा यूज करोगे, 10⁻³ वाला यूज करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो के होता है ना बाय डिफॉल्ट वो किसमें होता है, वो किसमें होता है, एस मीटर इनवर्स में होता है, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में होता तो 1000 वाला यूज करते, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, मीटर इनवर्स वाला और सेंटीमीटर इनवर्स वाला, तो वो भी क्लियर होना चाहिए, कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा इसलिए डायरेक्टली ऐसा किया। ये समझ में आया क्या, अब बताओ वापस से, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कैसे करना है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है, ये थोड़ा टफ है मैं बता रहा हूँ, इतना टफ तो नहीं पूछेगा, यहाँ पे दो सेल को दो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, मैं पहले बोल चुका हूँ क्वेश्चन अच्छे होंगे थोड़े, तो ये हो गया एक। सेकंड क्वेश्चन जो है ये उससे भी ज्यादा बढ़िया सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे ए सॉल्यूशन है उसका 50 ओम रेजिस्टेंस मिलता है, बी सॉल्यूशन का 100 ओम मिलता है, दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं तब, बट एक ही सेल में पहले ए को फिल किया रेजिस्टेंस निकाला, फिर उसी सेल में ए को निकाला, बी को फिल किया फिर रेजिस्टेंस निकाला, और फिर बाद में दोनों को मिक्स किया और दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मैंने मिक्स किया ए और बी, और फिर मैंने निकाला कि यार अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो पता चल गया, मिक्स करने पर रेजिस्टेंस क्या है ये निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पढ़ने में तो आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल लग रहा है, एक्चुअली में होगा क्या, आप ध्यान से सुनना, पहले दोनों ए और बी को इंडिविजुअल स्टडी किया गया, बाद में ए और बी को इक्वल अमाउंट आपने ऐड किया। आप ये ध्यान रखना, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्वल वॉल्यूम ऐड किया जाता है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका M1 कॉन्सेंट्रेशन है
चलो मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोलाइट, उसका एम कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम वी था, और दूसरा सेकंड टाइम भी एम कंसंट्रेशन एम था, वॉल्यूम वी था, सेम वॉल्यूम ऐड किया मैंने, सेम वॉल्यूम। आप क्या बोलोगे फाइनल का क्या, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 आप यूज करो फाइनल कंसंट्रेशन के लिए। तो M1V1 क्या है, MV है, और M2V2 भी क्या है, MV डिवाइडेड बाय नीचे V1 V2 क्या होगा, 2V होगा, इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, आप बोल दोगे MF हो गया। तो V कॉमन लेके V तो कैंसिल आउट हो गया, आप क्या बोलोगे कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मिल रहा था उसका एवरेज मिलेगा फाइनल, जो भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा था उसका एवरेज मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है? मान लो M1 M2 अगर अलग होता तो M1 प्लस M2/2 मिलता, या फिर ऐसा सोचो एक सॉल्यूशन था आपके पास, ठीक है, ये 10 लीटर है, इसमें इसमें 1 मोल है आपके पास सोल्यूट, अब उसको 10 लीटर से मैंने उसमें कर दिया 20 लीटर, सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट नहीं, सोल्यूट 1 मोल ही है, मैंने पानी है उसके अंदर 10 लीटर, तो 10 लीटर पानी मिलाने से सोल्यूट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1/10 है, बाद में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1/20 हो गया, क्या कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया पहले से, यस पहले से आधा हो गया, पहला 1/10 था 1/20 हो गया, उसका हाफ हो गया। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब आप वॉल्यूम को डबल करते हो ना तब कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है। अब ये वॉल्यूम डबल करने का लॉजिक कैसे पता चला, ए और बी दोनों अलग अलग थे, दोनों को स्टडी किया, आप ए और बी का दोनों का इक्वल वॉल्यूम जो है मिक्स किया। अब आप ए के बारे में सोचो, अब ए और बी को अगर आपने मिक्स कर दिया तो ए को ध्यान से देखो, ए के लिए तो वॉल्यूम डबल हो गया ना, ए के लिए अकेले ए के लिए तो वॉल्यूम डबल हो गया, और ए को बी से फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद पता है कि मोलर कंडक्टेंस में हर एक आयन का अलग अलग निकालते हैं, एक आयन को दूसरे आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का अलग निकालेंगे बी का अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए के लिए तो जब आपने ए और बी का वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो ए के लिए तो वॉल्यूम डबल हो गया पहले से, तो पहले जो उसका कॉन्सेंट्रेशन था अकेला जब आप उसको स्टडी कर रहे थे, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से आधा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया मतलब वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। बस इतना बताना था मुझे कि जब आपने इक्वल वॉल्यूम ऐड किया दोनों का तो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा हुआ, ए को ऐसा फील होगा कि उसने वॉल्यूम को दुगना कर दिया है, ए के लिए ऐसा लगेगा कि उसने वॉल्यूम को दुगना कर दिया है। अगर ए का वॉल्यूम जो है दुगना हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं, ये रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको अभी, ये रिजल्ट बेसिकली डेरिवेशन था लैम्डा एम का, मोलर कंडक्टेंस का डेरिवेशन होता, बताया नहीं था मैंने, डेरिवेशन है भी नहीं सिलेबस में, बट उसके कुछ पॉइंट्स है जो जरूर है, उस पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए क्वेश्चन लिखा मैंने। मैं बताना चाह रहा था, अगर आप किसी सॉल्यूशन को n टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का जो k होता है, k जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो इनिशियल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय n, उसका n टाइम्स हो जाता है। अगर 2 टाइम डाइल्यूट किया तो k/2, 3 टाइम्स तो k/3, 4 तो k/4 हो जाएगा। और यहाँ पे a और b का आपने इक्वल वॉल्यूम ऐड किया, इसलिए a को ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम पहले से दुगना हो गया है, वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया है। अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया है तो फाइनल सॉल्यूशन जब आप a और b को मिक्स कर दोगे, जब आप a और b को मिक्स कर दोगे ना, तो एक के लिए जो k आएगा ना वो पहले का जितना भी था, चलो मैं kf लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनल एक के लिए जो kf आएगा वो पहले का आधा आएगा, उसको ऐसा लगेगा k/2, और kb के लिए भी kf अगर आप डालो वो भी kb/2 मिलेगा। ये समझ में आएगा? देखो इसमें कोई 2 डेटा दिया हुआ है, तीसरा निकालना कोई खास लॉजिक नहीं है पूरे क्वेश्चन में, बस ये कॉन्सेप्ट है बस। सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस सर। चलिए अब ध्यान से सुनना, फाइनल सॉल्यूशन का जो k होगा, मिक्सचर का जो k होता है वो k होगा k a की वजह से, फाइनल सॉल्यूशन में k b की वजह से, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ k फाइनल a की वजह प्लस फाइनल b की वजह से। चलिए मिक्सचर का जो भी है k उसकी बाद में बात करते हैं। सॉल्यूशन का k जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा स्टार्टिंग का k/2 और फाइनल का k भी क्या आएगा, स्टार्टिंग का kb/2 और फाइनल का k को k मिक्सचर लिख दिया मैंने। आप इतना तो जानते ही हैं कि k क्या होता है, ये तो अब जस्ट आपने अभी पढ़ा, c इंटू x होता है, x क्या है, सेल कांस्टेंट है, थोड़ी देर पहले यूज किया था मैंने। अब आप तीनों जो है a को b को और a और b के मिक्सचर को तीनों बार आप सेल तो सेम यूज कर रहे हो तो x तो सेम ही रहेगा, तो k मिक्सचर के लिए आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, c ऑफ मिक्सचर
इंटू एक्स इज इक्वल टू के की जगह आप क्या लिखेंगे? के की जगह आप सिंपल सी बात है, चलो सी की जगह आप एक काम कीजिए, के इक्वल टू सी की जगह आप 1/r लिख सकते हैं ना, क्योंकि रजिस्टर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं। तो के मिक्सचर की जगह आप लिखेंगे 1/r मिक्सचर इंटू एक्स, के की जगह लिखोगे 1/r। ए का रजिस्टर है, ए का दिया हुआ है 50, ए का दिया हुआ है 50 और बी का 100। रुकना एक मिनट, मैं बात कर, वापस चला गया, वापस से लिखना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था 1/r मिक्सचर की इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/k का r दिया हुआ है 50, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू एक्स होगा प्लस के बी जो है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, ठीक है। एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस पूछा था बस, तो वो क्या निकलेगा 100 1/200 से मिल जाएगा बस। तो ये तरीका ही ध्यान रख लो कि तरीका जैसे कैसे यूज किया, कैसे मैंने सॉल्व किया, उसी को ध्यान रख लो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था ताकि उस डेरिवेशन में जो एक पॉइंट मिस हो गया था ना, उस पॉइंट को मैं यहाँ इंक्लूड कर लूँ। सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है, सॉल्यूशन को अगर n टाइम्स डाइल्यूट करते हो तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो 1/n टाइम्स हो जाता है बस, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत कुछ दिया हुआ है और पूछा है एजीसीएल का केएसपी, एप्लीकेशन वाला सवाल है। एजीसीएल का केएसपी आपको पता है कि यार केएसपी निकालना है तो सॉलिबिलिटी पता होना चाहिए। सॉलिबिलिटी वाला क्या फॉर्मूला होता है? आई थिंक जस्ट हमने पढ़ा था, आप लोग इतना जानते हो कि लेमडा नॉट एम जो है या लेमडा एम जो है, आप लेमडा एम के लिए इतना तो लिख ही सकते हैं, लेमडा एम के लिए आप लिख सकते हैं के इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एस लिख सकते हैं सॉलिबिलिटी, ऐसा हमने पढ़ा था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ एप्लीकेशन था। तो आपको केएसपी निकालना है, मतलब एस चाहिए, और एस के लिए आपको के भी चाहिए और लेमडा एम भी चाहिए, इतना सब कुछ तो चाहिए ही चाहिए। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। एजीसीएल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली पता चलेगा, कैसे आप खुद सोचिए, सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और एजीसीएल का निकालना है, तो आप एक रिएक्शन लिख दो अपने हिसाब से। कैसे रिएक्शन की? एजीसीएल प्लस दोनों से क्या बन रहा है, AgNO3 बन रहा है प्लस HCl बन रहा है। ऐसा क्यों किया मैंने? एजीसीएल के बारे में लेमडा नॉट एम निकालने के लिए, तो लेमडा नॉट एम इसका क्या होगा, निकालना है, प्लस HNO3 का कितना दिया हुआ है 21 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू सिल्वर नाइट्रेट का दिया हुआ है 133 × 10⁻⁴ और HCl का दिया हुआ है 426 × 10⁻⁴। तो यहाँ से लेमडा नॉट एम ऑफ AgCl निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, इसका मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आता है 138 × 10⁻⁴ आएगा। AgCl का पता चल गया, चलिए बढ़िया। अब आप सोचिए AgCl वाला जो केस था वो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, वो अगर आपको क्लियर है तो सब समझ में आ जाएगा। वो मैंने बताया था कि आप AgCl को वीक मत मानो, आप AgCl को स्ट्रॉन्ग मान लो, AgCl को स्ट्रॉन्ग मान लो, बट AgCl का कॉन्सेंट्रेशन भी तो पता होना चाहिए ना क्या होता है। हाँ, आपने बोला कि AgCl का सॉल्युबिलिटी एस है, ये % डिसोसिएट होता है, तो ये भी एस मिलेगा, ये भी एस मिलेगा, ये एस तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा, ये भी एस मिलेगा। फिर आपने बोला कि अगर ऐसा होता है तो आप एक काम कीजिए, आपने 100% डिसोसिएटेड तो मान ही लिया, तो लेमडा एम और लेमडा नॉट एम तो सेम ही होगा, ठीक है। और लेमडा नॉट एम तो आई थिंक, चलो लेमडा नॉट एम तो अभी आप निकाल ही चुके हैं, तो वो कितना होता है, वो था 138.10⁻⁴ होता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। बट क्या लेमडा एम का फॉर्मूला भी आपको पता होता है? ये तो हमें पता है, ये होता है k इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एस होता है। ध्यान से देखना, हर जगह यूनिट जो है एस मीटर इनवर्स है, मीटर स्क्वायर है, मीटर में है तो यहाँ पे 10⁻³ वाला यूज नहीं करेंगे, 10⁻³ वाला यूज करेंगे, तो -3 लिख दिया।
और क्योंकि लेमडा एम जो है, ये लेमडा नॉट एम जो है ये एजीसीएल का है, तो के भी किसका आएगा, के भी एजीसीएल का आएगा। बस यही पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है आपको, थ्योरी वाले क्वेश्चन में के यहाँ पे एजीसीएल का आएगा। आप खुद सोचिए, ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है, इस लाइन में आपको, ये आपको पता है, ये तो वही पता ही है, सॉलिबिलिटी आपको निकालना है। के ऑफ एजीसीएल पता है क्या, मुझे इतना बताओ, के ऑफ एजीसीएल क्या आपको पता है? आप खुद सोचिए, के ऑफ एजीसीएल कैसे निकालेंगे आप? के ऑफ एजीसीएल आप निकालेंगे के ड्यू टू सॉल्यूशन माइनस के ड्यू टू वाटर। सॉल्यूशन किसका, एजीसीएल का। तो ऊपर चलिए और देखिए सॉल्यूशन का के दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, 2.68 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, और वाटर का भी दिया हुआ है 0.86 इंटू 10⁻⁴। तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन का था 2.68 माइनस वाटर का था 0.86, 10⁻⁴ दोनों में था, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन लगा के लिख रहा हूँ, ये के ऑफ एजीसीएल हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस के को पुट करना है यहाँ पे और यहाँ से निकालना है एस, सॉल्युबिलिटी। और जैसे ही सॉल्युबिलिटी मिला KSP इसमें, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है थोड़े लेंदी क्वेश्चन है सभी, वो इसीलिए लिए गए ताकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर हो। इतना सब कुछ पूछेगा, कुछ दिया हुआ रहेगा, हो सकता है डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, बट ये सब में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये थोड़े टफ है, तो समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, हाँ, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड का KSP निकालने का पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, हमें पता है, वो मैंने लिख दिया था। उसमें क्या क्या चाहिए था आपको, उसके लिए अलग अलग तरीके से हेल्प, मतलब अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, बट पूरे कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है के ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो के ड्यू टू सॉल्यूशन माइनस के ड्यू टू वाटर होगा। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो, कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसका के दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए बात बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें तो फिर, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई डाउट है? नहीं। नहीं। चलिए फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, फोर्थ एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बट इसको मैं थोड़ा, अब इसको जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें के पूछा है, HZ एक वीक एसिड का। आप खुद सोचिए, HZ अगर एक वीक है तो उससे H प्लस और Z माइनस मिलना चाहिए, तो इसका के आप कैसे निकालेंगे? इसका के तो आप डायरेक्टली निकालेंगे, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁻3, मतलब आपका टारगेट है सिर्फ अल्फा निकालना। अल्फा निकला तो के मिल जाएगा, और अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम से निकलेगा। मतलब दोनों अलग अलग पता होना चाहिए मुझे, लेमडा एम पता होना चाहिए, लेमडा नॉट एम पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। लेमडा नॉट एम कैसे निकालेंगे? लेमडा नॉट एम निकालेंगे गिवन डेटा से, कोलरोस लॉ यूज करके। तो देखो एच जेड की बात कर रहा था, मान लो एच जेड की बात कर रहा है, एच जेड जो है वो NaCl के साथ, या मान लो किसी के साथ भी कुछ भी रिएक्शन लिख दो, चलो मैं NaCl लिख देता हूँ। एच जेड NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और उससे क्या बन रहा है, NaZ बन रहा है और HCl बन रहा है। हो सकता है ऐसा हो या ना हो, हम तो कैसे भी करके रिएक्शन लिख दो, बस जैसा भी टूटा फूटा लिख सकते हो, बैलेंस होना चाहिए। हाँ ये बैलेंस है। HZ का लेमडा नॉट एम मुझे निकालना है, ठीक है। NaCl का आई थिंक दिया हुआ है 125 इंटू 10⁻⁴। NaZ का दिया हुआ है क्या? हाँ इसका भी 80 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, और HCl का भी दिया हुआ है। यस सर आपने बोला कोई भी ऑर्डर में रिएक्शन लिख सकते हैं, तो सर तब NaCl और बिल्कुल बिल्कुल। NaZ इनका पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, वैल्यू हाँ कर गलत। सकता, हाँ उसका पोजीशन देखो, अगर आप NaZ और इसका पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो देखो HZ और आप इधर NaZ लेके आ जाओगे। आप कुछ सोचो, HZ और NaZ आ गया तो इधर NaCl कैसे हो सकता है? रिएक्शन ही नहीं बना, नहीं बना ना। हाँ हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों Z आ गया, राइट में कुछ नहीं है। तो इक्वेशन ऐसा लिखना है जो पॉसिबल, पॉसिबल मतलब देखने में लगना चाहिए कि हाँ यार ऐसा कंपाउंड बने नहीं बने वो मुझे नहीं पता, बस हाँ आपने एक दो आयन को इंटरचेंज करके बना दिया, हाँ कि चलो ऐसा हो रहा है, बस ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे सर रेंडमली समझा। कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। यस सर। चलिए, हाँ तो यहाँ से आप आई थिंक लेमडा लेमडा नॉट एम की मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ से लेमडा नॉट एम ड्यू टू HZ जो मिला वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ, ये आएगा 380 इंटू 10⁻⁴ आएगा। तो आपको सोचिए अल्फा निकालने के लिए जो चाहिए था ना आपको, उसमें से लेमडा नॉट एम तो पता चल गया, अब लेमडा एम निकालना है। चलो लेमडा एम के लिए मेहनत कर
हैं लेमडा एम का तो एक ही होता है पूरा। वो क्या फॉर्मूला है लेमडा एम के लिए? जो फॉर्मूला है वो पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, वो होता है k ड्यू टू एच जेड इंटू 10 की पावर -3 इंटू एच जेड का कॉन्सेंट्रेशन 3 दिया हुआ है। ठीक है, लेमडा एम एच जेड की वजह से निकाल रहे थे तो k ड्यू टू एच जेड ही लिखा। खुद सोचिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? k ड्यू टू एच जेड। और एच जेड की वजह से जो k मिलेगा, क्या वो सॉल्यूशन के में से वाटर का माइनस करने से आ जाएगा? एच जेड के सॉल्यूशन की वजह से दिया हुआ है 3.8 इंटू 10 की पावर हाँ सर। -3, और वाटर की वजह से आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 को थोड़ा चेंज करके मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.2 इंटू 10 की पावर -3, है ना? तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.6 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो लेमडा एम भी मिल गया, लेमडा नॉट एम भी मिल गया, चलो तो फिर अल्फा भी मिल गया। अल्फा क्या होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 की, सॉरी 3.8 नहीं था वो, 380 था, 8 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से आप अल्फा निकालेंगे और अल्फा पता चला तो के भी निकालेंगे। कैसे? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा से। कैलकुलेशन लेंदी है तो आपको पता है ज्यादा लेंदी होगा तो पूछेगा नहीं, वैसा कुछ ना कुछ सिंपल कैलकुलेशन होगा। आप तो बस कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे के निकालना था, वो हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है ना उसको लिखो, उसमें क्या क्या चाहिए वो लिखो। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट करेंगे इससे रिलेटेड, फिर बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे भी देखो के ऑफ एच टू पूछा। अब के ऑफ एच टू मतलब देखो के डब्ल्यू के ऑफ एच टू लिखा हुआ है एक साथ साथ, तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। के डब्ल्यू तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, और के एच टू जो है ना, यहाँ पे वाटर के साथ के एच टू लिखा हुआ है ना, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस से मतलब है मेरा, मैं पहले क्लियर कर दूं। दोनों के जो है अलग अलग है। ये के डब्ल्यू क्या होता है? वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। और के एच टू क्या है? यहाँ पे के एच टू जो लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको ऐसा लिखना चाहिए था, फाइंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर। मैंने के एच टू लिख दिया, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। वाटर की है वजह से, वाटर के लिए दो चीज निकालना है, के डब्ल्यू निकालना है और के एफ एच टू निकालना है। तो चलो जो भी है, सी में से मान लो सी अल्फा चला गया तो ये सी अल्फा बना, सी अल्फा बना। तो यार के डब्ल्यू तो सबसे पहले क्लियर हो, के डब्ल्यू तो होगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अल्फा दिया हुआ वाटर का, देखो सबसे ऊपर अल्फा दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ये तो आप जानते हैं, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो आप जानते हैं 55.56। तो 55.56 का स्क्वायर इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है 1.9 इंटू 10 पावर -9 का स्क्वायर। तो यार ये तो के डब्ल्यू तो मिल गया, इसका काम तो हो गया। के ऑफ एच टू निकालना है, अब इसके लिए सोचना है। तो के ऑफ एच टू निकालने का फिर से वही बात, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, लेमडा नॉट लेमडा एम एच टू ओ इज इक्वल टू के ड्यू टू एच टू ओ इंटू, यूनिट देखो मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है इसलिए 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन वाटर का जो कि 55.56 होता है। बस हो गया काम हमारा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, आपको निकालना है ये, बाकी सब पता है, ये पता होना चाहिए लेमडा एम एच टू ओ। लेमडा एम एच टू ओ आप पता है अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम होता है। तो आप यहाँ से क्या लेमडा एम को ऐसा नहीं लिख सकते अल्फा इंटू लेमडा नॉट एम, बस वही मैं कर रहा हूँ। इसकी जगह आप लिख दीजिए नीचे अल्फा इंटू लेमडा नॉट एम इज इक्वल्स टू के ऑफ एच टू ओ इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 55.56। आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता है, आपको अल्फा भी पता है जो कि 1.9 इंटू 10 पावर -9 है, आपको लेमडा नॉट एम भी पता है। अभी लेमडा नॉट एम जो है ये किसकी वजह से? वाटर की वजह से। ये वाटर की वजह से क्या होगा? H प्लस की वजह से प्लस हो H माइनस की वजह से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रहा हूँ 3 प्लस ये 199। मुझे लगता है वैल्यूज में मैंने कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया। 3.99 इंटू 199 शायद हो सकता है, जो भी है, इंटू 10 की पावर टू 10 से तो है, तो के एफ एच टू यहाँ से मिल जाएगा बस। ठीक है, हाँ बताओ, और कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। सर लैम्डा नॉट यार ऑफ एच टू आपने लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस लिया,
नहीं, H प्लस उसका प्लस और H एडिशन, माइनस हाँ दोनों सर, लिया, हाँ हाँ, यस सर। कोलरास लॉ से लिया है ना। लेमडा हम्म। नोट निकालने का कोलरास लॉ है, और लेमडा एम निकालने के दो फॉर्मूले लास्ट क्लास में हाँ बताए सर। थे, राइट। तो बस वैसे सोचना है, और दोनों मिल गया तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल गया तो के डब्ल्यू मिल जाएगा, के मिल जाएगा, जैसा कॉन्स्टेंट निकालो सब मिल जाएगा अल्फा मिलते ही। ठीक है, चलिए यस सर। एक और क्वेश्चन है सबसे लास्ट। ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये है आयोनिक मोबिलिटी से, उसका क्वेश्चन हमने एक भी सॉल्व नहीं किया तो वो भी देख लेते हैं। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl जो है उसको दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रखा जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब डी पता चल गया आपको 10 सेंटीमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल 0.6। एग्जैक्टली 6 दो डिवाइडेड बाय 10, बट देखो यूनिट ध्यान रखना है, 200। वोल्ट पर हाँ। सेंटीमीटर यहाँ पे। बट आप क्वेश्चन में देखिए लेमडा एम जो है उसके बारे में वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, आप थिंक इसको बढ़िया रहेगा इसको पॉइंट मीटर कर ले, 60। राइट। 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये आप मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्टली चलते हैं और इसको बोल देते हैं कि यार ये 60 होगा वोल्ट पर मीटर। चलिए हो गया। अब क्या दिया हुआ है इसने, हाँ ठीक है दिया हुआ है, हाउ फॉर के प्लस विल मूव इन टू आर इफ लेमडा नॉट एम ऑफ के प्लस। चलिए ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आप जानते हो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/Farad इंटू लेमडा नॉट एम, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 96500 होता है। लेमडा नॉट एम क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है के प्लस का, तो के प्लस का ये कितना है 73.525 है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको म्यू नॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट जो मिलेगा मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली आपके सामने, ये आएगा। एक काम करो, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को, किसी के पास कैलकुलेटर तो सॉल्व करो, कर लेते हैं। रुकना तुम लोग, मैं सॉल्व करता हूँ। सर 7 ये इंटू 10⁻⁻4। 7.6 इंटू 10⁻⁻4, सही। हाँ सर। ये म्यू नॉट आया, ठीक है। चलिए, अगर म्यू नॉट पता है आपको तो वो क्या होता है, वो आप जानते हो क्या होता है, v डिवाइडेड बाय सॉरी u डिवाइडेड ग्रेडियंट, खुद पता है 7.6 इंटू 10, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया 60 आया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7.6 इंटू 10⁻⁻4। तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, ये मिलेगा 7.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 मिलेगा। यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड मिलेगा, राइट। आप खुद सोचिए, वो पूछ रहा था हाउ फॉर के प्लस विल मूव, मतलब के प्लस कितना दूर जाएगा 2 घंटे में, तो वेलोसिटी से इतना पता चलेगा कि एक सेकंड में कितना जा रहा है, एक सेकंड में जा रहा है 7.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 सेंटीमीटर, इतना मीटर जा रहा है। वेलोसिटी से ऐसा तो निकाल सकते हैं ना, इतना मीटर जा रहा है। 2 आवर्स, 2 आवर्स को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 60 इतना सेकंड, तो इतने सेकंड में कितना जाएगा, ये जो है 7.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 को, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इस इतने नंबर ऑफ इंटू 60 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? पूछा, मैं फिर से बोल चुका हूँ, आयनिक मोबिलिटी में क्वेश्चन कैसा आता है, कौन ये आयन कितना दूर जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन आया मतलब आयनिक मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना ही है। क्लियर हो रहा है? यस सर। बताओ बताओ, चलिए बढ़िया। और सबसे लास्ट में, सबसे सिंपल सवाल तो सबसे लास्ट में रखा गया है, इसको आप लोग सोल्व करो, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करो, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कंडक्टिविटी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, और सॉरी के का वैल्यू भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, के निकालना है, अल्फा निकालना है, पीएच निकालना है, आप लोग कर लेंगे, ट्राई करो।
अरे यार इसमें डेटा देना पड़ेगा, एक डेटा मिसिंग है। बहुत बहुत कुछ निकाल सकते हो पर इस तीनों टू नहीं निकाल सकते। इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लेमडा नॉट इन्फिनिटी, या नॉट भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिखने का जरूरत नहीं था। तो लेमडा नॉट लिखा था वो इन्फिनिटी है, ये यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं होता, लेमडा नॉट ही दे देते थे। ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, वो है 500 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, चलो अब कुछ क्लियर होगा। चलो देखो, पहले तो देखो लेमडा एम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय एम होता है 1000। ठीक है, के आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सबसे ऊपर, 5 इंटू 10 की पावर -5 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -5 हो गया, डिवाइडेड बाय एम दिया हुआ है। एम कितना है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.001, यार उसको 10 की पावर -3 कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो मिलेगा 50। यूनिट क्या है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। लेमडा एम पता है, लेमडा नॉट एम पता है, लेमडा नॉट एम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में यार, वो तो 500 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो क्या अल्फा नहीं निकाल सकते, अल्फा निकाल सकते हैं आसानी से, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम से अल्फा निकाल सकते हैं। मतलब 50 डिवाइडेड बाय 500 से निकाला अल्फा, तो यार ये आया 0.1 आ गया। अगर अल्फा पता चल गया तो पहला काम के ए कैसे निकालेंगे, के ए निकालेंगे सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा से, के ए का काम हो गया। सी भी पता है, अल्फा भी पता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था तुम लोगों को कि चैप्टर हमारा हो चुका है। अब जो भी बचा है ना, उसमें आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को स्टडी करना है। आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, आप मॉड्यूल से चाहे तो पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़िए, ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, उनका प्राइमरी सेल का ई सेल जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, उनको रिचार्ज नहीं कर सकते हम। सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल में, प्राइमरी सेल के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल के भी टाइप होते हैं। एक होता है मर्क्यूरी सेल,
मर्क्यूरी सेल तो वैसे सिलेबस में नहीं है, बट है उसका टाइप, तो ये मैं बता रहा हूँ। एक होता है प्राइमरी सेल का एक टाइप है मर्क्यूरी सेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेल जो आता है उसमें आता है लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो आपको समझना है, वो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कैथोड होता है, कौन इलेक्ट्रोड होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रोलाइट है और क्या रिएक्शन हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं है उसमें, सिंपल आपको याद रखना है कि हाँ लेड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और लेड ऑक्साइड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, उन दोनों में रिएक्शन हो रहा है और फाइनल रिएक्शन क्या है वो ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है वो ध्यान रखना है। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है मुझे बता देना, मेरे पास नोट्स है, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना फिर, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैंने बोला है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। धीरज सर, धीरज कंफर्मेशन मिला नहीं धीरज की तरफ से? चलो ठीक है, जो भी है, और कुछ पूछना है तो बताओ, फिर एंड करते हैं मीटिंग को। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यार। पहले देखो, स्टार्टिंग का 5-10 मिनट का रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, भूल गया था मैं, बाद में मैंने देखा कि हाँ रिकॉर्डिंग सर। पॉज हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, कोलरास लोग के एप्लीकेशन से पूरा रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग का सर। 5-10 मिनट का तो क्या है। ओके चलिए, हाँ, तो मॉड्यूल्स के डाउट की बात करते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा, ठीक है, उससे पहले हम मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है? उससे हाँ पहले सर। हम ऐसे बोल सकते हैं 1 घंटा दे देंगे या 30 to 45 मिनट तक दे देंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर पॉसिबल हुआ ना तो उससे पहले भी अरेंज कर दूंगा मैं। मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट टेस्ट जो है वो कब है तुम्हारा? टेस्ट कब हो रहा है? सर 25th को। 25 को। और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना आ रहा है? पूरा सर कंप्लीटली पूरा कंप्लीट। आ रहा है सर। कंप्लीट आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, कंप्लीट आ रहा है तो कंप्लीट तो हो गया। अच्छा, और लेक्चर जो है नेक्स्ट वो 24 से पहले आ जाएगा ना अपना? नहीं आएगा? सर अगले वीक में हाँ है। हाँ सर है। चलो, उससे पहले अरेंज करने की मैं अरेंज करवाता हूँ, सैटरडे या फ्राइडे को अरेंज करवाता हूँ, ठीक है। 1 घंटे का सर। काफी रहेगा, उसमें हो जाएगा, उतना अरेंज करवा लूंगा, ठीक है ना। और कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ ना, चलिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।